मैं एक दिन एक डॉक्टर साहब के घर गया चोरी छुपे। मैंने सुनने की कोशिश की कि जब ये भगवान के सामने खड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं। तो वो हाथ जोड़ के खड़े हुए बोले, प्रभु 3 नंबर वाला पेशेंट ठीक हो रहा, क्या कर रहे हो? इस हफ्ते में एक भी एक्सीडेंट नहीं कराया, प्रभु इतना जुल्म मत करो। हर 10 साल में 5 साल में कोरोना जैसी एक आधी महामारी भेज दिया करो, ताकि जितने भी नए पुराने कर्जे सब निपटते जाए। लेकिन कुछ यही पेशा था जिसने इतने बड़े संकट में हमारा साथ दिया, और इतने बड़े संकट में पूरी दुनिया जहां आज भी कोरोना की महामारी के मार से बच नहीं पाई है, वहां पर अगर हिंदुस्तान बचा है तो केवल इस देश के डॉक्टर और नर्स के बलबूते पे एक बार इनके सम्मान में हो जाता है। कोरोना का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया तो घर में काम करने वाली काम वाली ने। उसको खांसी नहीं भी आती थी तो भी जबरदस्ती खांसती थी कि भाई उसको छुट्टी दे दे, और बावजूद उसके फिर भी नहीं दी तो भाई के मुंह पे खांसती थी कि रख ले, अब कैसे रखती। तो मेरे यहाँ की भी काम वाली ने ऐसे ही एक दिन मेरे धर्म पत्नी के मुंह पे खांसी। अब नेचुरली था, उसको छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी तो कोरोना के काल में एक बार छुट्टी पे कोई गया तो सीधा 14 दिन के बाद वापस आता था, तो 14 दिन फुर्सत हो गई। अब 14 दिन की फुर्सत हो गई, इसका अर्थ ये हुआ कि एक पढ़ी लिखी महिला जो एक महाविद्यालय में शिक्षिका है, वही घर में बर्तन भी मांजेंगी, वही घर में पोछा भी लगाएंगी, वही घर में कपड़े भी धोएंगी, वही घर में झाड़ू भी लगाएंगी। ये बात तय हो गई क्योंकि काम वाली तो छुट्टी पे चले गई। और 3 दिन लगातार काम करता पड़ा मेरी पत्नी को, और रोज एक ही बात, इतना बड़ा घर है एक काम वाली नहीं ला सकते, इतना बड़ा घर है एक काम वाली ढूंढ के नहीं ला रहे। एक दिन मैं शाम को लौटा तो मैंने देखा कि एक काम वाली भाई घर में पोछा लगा रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार, लगता है एक आधी मिल गई। मैंने बड़े अदब से बड़े रिस्पेक्ट से भाई को पूछा, मैंने बोला भाई तुम कब से लगे? भाई ने जैसी मुंडी ऊपर करी समझ में आया ये काम वाली नहीं, ये तो अपनी वाली है। मामला इतना बिगड़ गया था कि अपनी वाली काम वाली दिख रही थी। उसके बाद में तो उसकी सहन शक्ति टूटी। बोले एक नौकरानी ढूंढ के नहीं ला सकते? मेरे मायके चलो, इतने नौकर है जितने तुम्हारे मोहल्ले में आदमी नहीं। अब इतना बड़ा ताना सुनने के बाद मैं हड़बड़ाट के गया बाहर, ढूंढ ढांढ के काम वाली बाई लेके आया। अब वो काम वाली बाई को मेरी पत्नी काम समझा रही थी, तो अचानक मेरा ध्यान गया कि वो काम वाली बाई ने जो टिकली लगा के रखी थी माथे पे, वो इतनी बड़ी थी कि उसका आधे से ज़्यादा मस्तक ढका हुआ था। अब ये अजीबोगरीब टिकली देखकर मैंने वो बाई को पूछा, मैंने बोला भाई ये इतनी बड़ी टिकली? बोले बाबूजी लगाना पड़ता है, सुहाग का मामला है, आप नहीं समझेंगे। मैंने अपनी पत्नी का ध्यान आकर्षित किया। मैंने कहा देख भाग्यवान, एक तू है पढ़ी लिखी और एक ये है अनपढ़ गवार, जो सुहाग के चक्कर में अपना आधा मस्तक ढके हुए है, और एक तू है पढ़ी लिखी, तेरा सुहाग कभी बाथरूम के दीवार पे चिपका है, कभी वॉश बेसिन के आईने में चिपका है। एक दिन जब मैंने अपने आप को कमोड में चिपका हुआ पाया तो घर में मेरी जगह कहाँ है ये उस दिन समझ में आया। बजाते हैं कि यही अटके रहो। अब दूसरे दिन मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि टिकली थोड़ी सी छोटी हो गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार भाई सुधर रही। मैंने कहा भाई अच्छी बात है आप सुधर रहे। बोले नहीं बाबूजी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तबीयत का टिकली से क्या संबंध? वो जैसे स्थिति में सुहाग वैसी टिकली। तीसरे दिन देखा तो टिकली थोड़ी और छोटी थी, तो मैंने डरते डरते पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? बोले रात में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। चौथे दिन देखा तो टिकली थोड़ी और छोटी हो गई। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोले आईसीयू में आ गया है। पांचवें दिन देखा तो टिकली बिल्कुल नहीं के बराबर थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने इशारे में पूछा तो भाई बोले वेंटिलेटर पे है। 5-6 दिन भाई नहीं आई, मैं टेंशन में।
बाद में छठवें दिन के बाद बाई आई तो वापस पहले जैसी टिकली, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार बच गया। बोले नहीं वो तो कब का गया। मैंने बोला फिर टिकली, बोले मैंने दूसरा रख ली।